हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 14। ये सेक्शन 2 है और इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, वन और मोर देन वन करेक्ट। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है और फिर इसके दोनों प्लेट्स को पुल किया गया है किसी एक्सटर्नल के द्वारा और फिर हम लोग को कुछ ऑप्शंस का आंसर करना है। The electric field inside the dielectric material is reduced by a factor 2k. The capacitance is decreased by a factor 1 by k plus 1. तो देखते हैं इसको। इस सिस्टम को हम लोग दो कैपेसिटर की तरह कंसिडर कर सकते हैं सीरीज़ में, एक जिसमें डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ये डाइलेक्ट्रिक वाला और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला दोनों का गैप d हो गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2d हो चुका था। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अगर पहले इसका कैपेसिटेंस C था तो बिना डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस C बाई के हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया C अपॉन के प्लस 1। तो पहले कैपेसिटेंस C था, अब C बाई के प्लस 1, तो ऑप्शन बी एकदम सही दिख रहा है कि कैपेसिटेंस 1 बाई के प्लस 1 के फैक्टर से डिक्रीज़ कर गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो V बाई डी के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V है। केस 1 में V बाई डी। केस 2 में अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक जहाँ पर डाला है उस पोर्शन में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं E डैश इक्वल्स टू V डैश बाई डी, वेयर V डैश इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो V डैश इज C बाई के अपॉन C प्लस C बाई के इंटू टोटल पोटेंशियल V। तो ये पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बाई के प्लस 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V डैश बाई डी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। V बाई डी का वैल्यू E के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E बाई के प्लस 1। तो इसमें बोला जा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2k के फैक्टर से डिक्रीज़ कर गया है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन सही है। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ k प्लस 1। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यहाँ पर ये पूरा नेट कैपेसिटेंस का बात हो रहा है। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, ये तो चेंज ही नहीं किया है क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस के हिसाब से ही यहाँ पर चार्जेस आएगा, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पुल करने में जो फोर्स लग रहा होगा वो डिपेंड कर जाएगा कि यहाँ चार्ज कितना है, तो अकॉर्डिंगली वर्क डन भी डिपेंड कर जाएगा और ये चार्ज खुद डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सर्किट हम लोग को दिया हुआ है, इसमें सारा रेजिस्टेंस इक्वल है और हम लोग को अलग अलग ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। तो जब सारा रेजिस्टेंस इक्वल है तो इस लाइन के ऊपर और नीचे सर्किट सिमेट्रिकल है, फोल्डिंग सिमेट्री है, फोल्ड कर देंगे, इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हम लोग सर्किट को फोल्ड कर दिए और फोल्ड करने के बाद ये आ गया। फोल्डिंग करने पर ये इसके साथ पैरेलल में, ये वाला इसके साथ पैरेलल में और ये वाला इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों अकेला रहेगा। तो ये तीनों 0.5 ओम हो गया, ये दोनों 1 ओम। E1 E2 का वैल्यू हम लोग को गिवन ही है, E1 इज़ 12 एंड E2 इज़ 6। तो अब अपने पास ये सर्किट बचा। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक ये वाला ब्रांच और एक ये वाला ब्रांच, ये दोनों दो बैटरी वाले ब्रांच पैरेलल में है, तो हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों का सेंस ऑपोजिट में है, तो E1 बाई R1 इक्वल E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 1.5, यहाँ का भी 1.5।
ऑपोजिट में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वाला जो बैटरी है ये इस ब्रांच में ऐसे करंट देना चाहेगा, जबकि ये वाला बैटरी इधर से करंट देना चाह रहा है। और इन दोनों का आर इक्वलेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.75। तो इक्वलेंट बैटरी आ गया 3, इक्वलेंट रेजिस्टेंस 0.75। तो इन दोनों ब्रांचेस को हटाकर एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर दिए, इसका EMF 3 है और रेजिस्टेंस 0.75, और ये अपना 0.5 वाला ब्रांच है। तो यहाँ से करंट आ जाएगा टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस 2.4 एम्पियर। 0.5 ओम वाले ब्रांच में करंट है 2.4 एम्पियर, मतलब यहाँ पर 2.4 एम्पियर करंट है। अब ये वाला ब्रांच जो है ये दो ब्रांचेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसका और इसका। तो अगर यहाँ 2.4 एम्पियर है, मतलब यहाँ पर भी 1.2 जा रहा है और यहाँ पर भी 1.2 जा रहा है। अब इन दोनों में अगर 1.2 है, हम लोग इस वाले डायग्राम में आ जाते हैं। 0.5 एम्पियर से इससे हम लोग को करंट मिल गया 2.4 एम्पियर। तो अपना ये वाला जो डायग्राम था इसमें 2.4 एम्पियर करंट हो गया। यहाँ अगर 2.4 एम्पियर है, यहाँ करंट मान लेते हैं I, तो ये हो जाएगा I माइनस 2.4। इस वाले लूप में हम लोग अप्लाई कर लेंगे KVL। अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, यहाँ से यहाँ जाएंगे -IR, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे अगेन -IR, R का वैल्यू 1 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे +12 और यहाँ से यहाँ जाएंगे -IR, तो माइनस ऑफ 2.4 इंटू 0.5। यहाँ से करंट का वैल्यू आ गया 7.2 एम्पियर। इस वाले ब्रांच में 7.2 एम्पियर आ गया। और तो यहाँ देखते हैं इस डायग्राम को, ये 7.2 एम्पियर है और इधर 1.2 चला गया, तो इसमें 4.8 चला जाएगा। और यहाँ 4.8 है तो यहाँ 2.4 और 2.4। अब जो गिवन ऑप्शंस है अगर हम लोग उसको मैच करें, R1 में 7.2 बोला जा रहा है, ठीक है। R2 में 1.2, ठीक है। R3 4.8, ये R3 4.8 एंड R5 इज़ 2.4, R5 इज़ 2.4। तो इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक चिमनी है और यहाँ से हॉट गैसेस एंटर कर रहा है A1 से और यहाँ A2 से लीव कर रहा है। हम लोग को यहाँ का प्रेशर गिवन है, यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर गिवन है, यहाँ डेंसिटी गिवन है, और अब हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहले हम लोग को प्रेशर कैलकुलेट करना है अपर एंड पर। यहाँ का प्रेशर निकालना है। तो इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग से, चिमनी जो है वो इंसुलेटिंग है, और हम लोग को बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर प्रोसेस यहाँ एडियाबैटिक चल रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V को हम लोग लिख सकते हैं nRT बाई P, दिस इज nRT बाई P। तो nR तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इंटू P टू द पावर गामा माइनस 1। गामा 2 गिवन है, तो ये रिलेशन आ गया T स्क्वायर इक्वल टू CP, C इज़ ए कांस्टेंट। तो अब इन दोनों पॉइंट पर हम लोग अप्लाई कर देंगे ये प्रोसेस इक्वेशन। P2 बाई P1 इज़ T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। सो P2 इज़ P1 इंटू T2 बाई T1 का स्क्वायर। P1 गिवन है 600, T2 150, T1 300। तो 2 का प्रेशर आ गया 150 पास्कल। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये 300 पास्कल गिवन है। फिर यहाँ और यहाँ वेलोसिटी हम लोग को दिया है कि 40 एंड 20 होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। मास फ्लो रेट हम लोग को गिवन है अल्फ़ा, कितना मास पर यूनिट टाइम यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। सो वेलोसिटी इज, इसमें A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है, V1 वेलोसिटी है, ρ1 डेंसिटी है। सो V1 इज़ अल्फ़ा बाई ρ1 A1
अल्फ़ा का वैल्यू 0.8 गिवन है, यहाँ पर डेंसिटी गिवन है 0.2 और एरिया गिवन है 0.1, वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी मास फ्लो रेट हर जगह सेम रहेगा स्टेडी स्टेट में। अल्फ़ा इज़ ρ2 A2 V2। अब हम लोग को यहाँ पर डेंसिटी गिवन नहीं है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेंसिटी इज़ PM/RT, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ρ2/ρ1 इज़ P2/P1 इंटू T1/T2 इस इक्वेशन से। P2/P1 हम लोग निकाल चुके हैं 1/4, T1/T2 गिवन है 2, तो डेंसिटीज़ का रेशियो आ गया 1/2, तो ρ2 का वैल्यू आ गया 0.1। यहाँ का डेंसिटी मिल गया, तो अब वहाँ पर वेलोसिटी इस इक्वेशन से अल्फ़ा बाई ρ2 A2, ये अल्फ़ा ρ2 आया 0.1 और वहाँ का एरिया गिवन है 0.4, सो वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन में हम लोग को यहाँ का डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। हम लोग डेंसिटी निकाले हैं, ये 0.1 आया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। ये हाइट हम लोग को बताना है कितना है, तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लिखने वाले हैं। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ का प्रेशर P1, इसको रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, हाइट 0, प्लस हाफ ρ1 V1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P2, हाइट h है तो ρ2 GH2 प्लस हाफ ρ2 V2 स्क्वायर। इन सब का वैल्यूज़ हम लोग को मालूम है, ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर चुके हैं हम लोग। तो h का वैल्यू आ जाएगा 590 मीटर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ये शायद, हाँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया है, तो बनाने वाले के दिमाग में यही बात रहा होगा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जब हम लोग बर्नौलीज अप्लाई करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। गैस का टेम्परेचर वेरी करेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बर्नौलीज एक्चुअली में एनर्जी कंजर्वेशन का ही इन्फ्रेंस है, जिसमें ये वाला जो टर्म है ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस आ रहा है, एनर्जी वहाँ पर भी लेन देन वहाँ पर भी एनर्जी का चल रहा है इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U/V, इंटरनल एनर्जी को हम लोग F/2 nRT या F/2 PV लिख सकते हैं, तो U/V इज़ FP/2। तो ये वाला टर्म भी यहाँ पर ऐड होगा। अगर हम लोग इस टर्म को कंसिडर कर लेते हैं तो बर्नौलीज में फिर जो हम लोग पहले लिखे थे उसमें यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा FP1/2 और यहाँ पर आ जाएगा FP2/2। F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 590 मीटर नहीं आएगा डेफिनेटली। तो मे बी अब आईआईटी को जब की रिलीज़ करना होगा तो मेरे हिसाब से बी तो सही है ही, सी में कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, तो शायद आईआईटी को दोनों ही आंसर देना पड़े, बी एंड सी बोथ। मेरे हिसाब से ये दोनों ही आंसर आईआईटी को देना चाहिए, कि जो लोग इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को कंसिडर नहीं किए हैं, आईआईटी ने वही सोच के डिज़ाइन किया होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कंसिडर करेंगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 मिरर से बना हुआ है, और यहाँ पे ये होल है, यहाँ से रे एंटर कर रहा है थीटा एंगल पे, और कुछ ऑप्शंस को हम लोग को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर स्मॉल एल ग्रेटर देन 0 लेस देन कैपिटल एल। अगर ये 30 डिग्री पर रे यहाँ से एंटर करेगा, तो 30 डिग्री पर रे एंटर किया तो ये भी 30 डिग्री, ये 30, ये 60, तो ये तो 90 हो गया, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, तो पाथ रिट्रेस कर लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो 30 डिग्री पर एंटर करने पर बाहर आ जाएगा, एकदम सही बात है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं कि अगर L का वैल्यू कैपिटल L/2 हो तो
there is an angle for L equal to L by 2 at which the ray of light will come out after 2 reflections. बोला जा रहा है कि अगर L इक्वल टू L बाई 2 है, मतलब मिड पॉइंट पे होल है, तो कोई एक ऐसा एंगल होगा जिसमें कि लाइट 2 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ जाए. बिल्कुल है. अगर यहाँ पर लाइट 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो, तो ये 60 डिग्री पर अगर लाइट जाएगी तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, ये 30, तो ये पूरा एंगल 60 बन गया. तो ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर ये भी नॉर्मल के साथ 30-30 बनाते हुए एग्जैक्टली ये पाथ ट्रेस करते हुए तीनों साइड्स के, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये अगले इस साइड के मिड पॉइंट पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पर और यहाँ से बाहर आ गया. इस पाथ को ट्रेस करते हुए बाहर आ जाएगा दो रिफ्लेक्शन करते हुए. तो एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, वो एंगल है 60 डिग्री. 60 डिग्री पर ये दो रिफ्लेक्शन के साथ बाहर आ जाएगा. फिर हम लोग को बोला गया है कि अगर द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 एंड L इक्वल टू L बाई 3. अगर 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो और ये डिस्टेंस L बाई 3 है, तो लाइट बाहर नहीं आ सकती. तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सा रिफ्लेक्शन होने वाला है. 60 डिग्री पर लाइट जब एंटर करेगी इधर, तो ये यहाँ पहुँची, ये एंगल 60, ये 60 है, तो ये भी 60, ये एक अलग ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया इस 1/3 पोर्शन को छोड़ते हुए. तो लाइट यहाँ से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हुई, ये 60 है तो इधर ये भी 60, ये भी 60, यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए इधर आई, और यहाँ से फिर ये इस तरह से बिल्कुल जहाँ से ये 1/3 पोर्शन से एंटर की, तो ये L बाई 3 लेंथ हो जाएगा. फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये L बाई 3 लेंथ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, यहाँ से ये L बाई 3, L बाई 3. तो एकदम सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट यहाँ से बाहर आ जाएगी. तो इसमें कहा गया है कि लाइट का बाहर आना पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है. डी में कहा गया है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, L is greater than 0 and less than L by 2 after 6 reflections. अगर थीटा 60 डिग्री हो और L का वैल्यू L बाई 2 से छोटा हो, तो ये 6 रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट बाहर आएगी. हम लोग ये लेंथ को L बाई 3 लिए हैं, जो कि L बाई 2 से छोटा है, और हम लोग देख रहे हैं कि लाइट बाहर आ रही है आफ्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट बाहर आई है. और इस ऑप्शन में बोला गया है कि 6 रिफ्लेक्शंस के बाद, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो सही ऑप्शन रहेगा ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें जो डायग्राम हम लोग को गिवन है, ये एक हेक्सागन दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन, और कुछ चार्जेस को रखा गया है. हर चार्ज को ऐसे रखा गया है कि सेंटर से चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन इसके साइड्स को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है. यहाँ पर एक अननोन चार्ज है. तो पहले तो हम लोग ये डायग्राम देखते हैं. अगर इन सारे चार्जेस को ज्वाइन कर दें हम लोग, तो फिर से एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा. और ये रेगुलर हेक्सागन का जो साइड लेंथ है, जैसे इसका साइड लेंथ हम लोग को गिवन है a, तो ये a है, तो ये वाला साइड √3a/2 हो जाएगा. इसका साइड लेंथ a है, तो ये वाला साइड भी a, ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. और ये अगर a है तो ये √3a/2, ये भी √3a/2. तो अब ये वाला ट्राइंगल में, ये राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड √3 है, तो ये भी √3 है. तो बड़ा वाला जो हेक्सागन बनेगा उसका साइड लेंथ हो गया √3 है. अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर x का वैल्यू q है, तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. अगर ये q हो गया, तो रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पर बराबर बराबर चार्ज रखा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा इन 6 चार्जेस की वजह से, और सब इक्वल एंगल पर होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल होके 0.
तो पहला वाला सही है। फिर कहा गया है कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर माइनस क्यू हो जाए तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। x अगर माइनस क्यू है तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर देगा, और इसके प्रीवियस पार्ट में ये दोनों भी कैंसिल कर रहा था अगर ये प्लस क्यू होता तो, बट ये माइनस क्यू है तो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर और इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड भी इधर, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा। इफ़ेक्टिवली ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज 2q रखा हुआ है, तो k इंटू 2q और ये वाला डिस्टेंस √3a का स्क्वायर, तो ये फील्ड आ जाएगा। फिर बोला गया कि अगर x का वैल्यू 2q है तो पोटेंशियल बताना है। x का वैल्यू अगर 2q हो गया तो टोटल चार्ज 7q हो गया, और हर एक चार्ज का O से डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग पोटेंशियल डायरेक्टली लिख सकते हैं k इंटू 7q अपॉन √3a, ये पोटेंशियल आ गया। फिर बोला गया है कि अगर x का वैल्यू -3q है तो पोटेंशियल क्या होगा। x का वैल्यू -3q है तो इस बार टोटल चार्ज पहले 5q रखा हुआ था और -3q और आ गया, तो टोटल चार्ज हो गया 2q, तो पोटेंशियल इज k इंटू 2q अपॉन √3a। हर एक चार्ज का डिस्टेंस इक्वल है पॉइंटों से, तो ये पोटेंशियल आएगा। तो ए बी सी तो मैच कर रहा है, डी मैच नहीं कर रहा है। हम लोग का पोटेंशियल ये आया है और गिवन ये है, तो डी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड है। हम लोग को बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस का होता है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि जिसकी वजह से न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस टूट नहीं रहा है, और वो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करता है, कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम्ब रिपल्शन। एक न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, तो बहुत सारा दो दो का पेयर बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है ये भी बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर EBN है न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी और EBP है प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी, तो हम लोग को इन दोनों का डिफरेंस कंपेयर करना है। तो न्यूट्रॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी अगर U0 है, न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखा है, तो प्रोटॉन पर दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स तो है ही अट्रैक्टिव फोर्स, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी है, तो उस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर न्यूट्रॉन में ऐसा कोई रिपल्शन है नहीं, तो न्यूट्रॉन्स के बीच का अगर बाइंडिंग एनर्जी U0 है, न्यूट्रॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी अगर U0 है, तो प्रोटॉन का U0 माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं, ये एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी ke²/r, r हम लोग इसका रेडियस अज्यूम कर रहे हैं, न्यूक्लियस का रेडियस, तो जो भी डिस्टेंस होगा दो प्रोटॉन्स के बीच में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सम फैक्टर टाइम्स r, 1/2r हो सकता है, 1/3r हो सकता है, एनी कांस्टेंट इनटू r हो सकता है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग कलेक्टिवली यहाँ पर बाहर लिखे हुए हैं, तो ke²/r एक पेयर का हो गया, और ऐसा z प्रोटॉन्स है उसमें से हम लोग कितना पेयर बना सकते हैं, तो ZC2 पेयर पॉसिबल है, और जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से हम लोग जो डिस्टेंस वाला फैक्टर उसको कंसिडर करते हुए फैक्टर f मल्टीप्लाई कर दिए। इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ओवरऑल ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ रहा है डिफरेंस, ये ZC2 का वैल्यू ये आ गया, तो अब ये डिफरेंस प्रोपोर्शनल है Z इंटू Z-1 के, ठीक बात है, और साथ में ये प्रोपोर्शनल है 1/r से, r पे भी डिपेंड कर रहा है, 1/r के प्रोपोर्शनल है, और किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है,
आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ये न्यूक्लियस रेडियस का फॉर्मूला है। तो अगर ये 1/r से डिपेंड कर रहा है तो ये डिफरेंस ए टू द पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, ये डिफरेंस z इंटू z-1 के प्रोपोर्शनल है। ये डिफरेंस ए टू द पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल है। ये डिफरेंस पॉजिटिव है, गलत, ये डिफरेंस हम लोग का नेगेटिव आ रहा है, प्रोटॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी कम है। और बोला गया है कि अगर एक बीटा डीके होगा, पॉजिट्रॉन अगर निकलेगा तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन का इंक्रीज करेगा। बीटा डीके होने से अंदर प्रोटॉन्स का नंबर कम हो जाएगा, जेड प्रोटॉन से z-1 प्रोटॉन हो जाएगा। और अगर z-1 प्रोटॉन हो जाएगा तो ये वाला जो नंबर है ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ये नंबर डिक्रीज़ करेगा। तो इस नंबर के डिक्रीज़ करने की वजह से ये वाला क्वांटिटी ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाएगा। तो डी ऑप्शन भी सही है।